नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में आए मैथ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 तक कुल 19 दिन अर्थात 57 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें कि कुल 57 और हर शिफ्ट में 30 प्रश्न मैथ के आते थे। तो टोटल 1710 मैथ के प्रश्न देखने को मिले। इस सीरीज के हर वीडियो में 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मतलब कि प्रश्न दिया है कि किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। मतलब कि 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेच रहा है तो उसे 40% की हानि होती है। तो कह रहा है प्रश्न कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने पड़ेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से कि यदि 1 रुपया में 6 रबड़ बैंड बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। 40% की हानि होने का तात्पर्य क्या है कि उसे मूल जितना वो क्रय मूल्य लगाया है उसका 60% ही दाम उसको प्राप्त होता है। मतलब कि जितने 100 रुपया होगा तो वो 40 रुपये की हानि हो जाता है और उसे 60 रुपये ही मिल पाता है। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचे। तो 20% का लाभ अर्जित करने का मतलब यह है कि उसे 120% अर्थात क्रय मूल्य जितना होगा उसको 120% मिलेगा, तो उतना में वह 20% का लाभ प्राप्त कर लेगा। तो अब 60%, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि अगर 60% उसको मिलता है कब, जब 1 रुपया में 6 रबड़ बैंड बेचता है। तो 120% उस दाम को 60 से 120 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कीमत दोगुना करेगा तब ना 60 से 120 मिलेगा। तो यहाँ पे अर्थात कि 2 रुपया में अगर 6 रबर बैंड बेचने लगे तो उसको 120% की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए 1 रुपया में वह 3 रबर बैंड बेचेगा तो 120% का प्राप्ति होगी उसको मूल्य का। इसका मतलब कि 1 रुपया में जब 3 रबर बैंड बेचेगा तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1 रुपये में 3 रबर बैंड बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित कितना होगा। अर्थात 303 से लेकर के 311 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ। 303 ये तो खुद 3 से विभाज्य है, 3 गुणे 101, तो ये तो नहीं होगा। फिर 304 ये सम संख्या होगा, 305 ये 5 से विभाजित है, 306 ये सम संख्या है, 307 होगा, ये 307 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा एक इसमें 307 के बाद 308 आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो सकता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा। फिर 309 ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 3 गुणे 103 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर फिर दूसरा आता है अंक 310, तो 310 ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और इसके बाद आता है 311, 311 भी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 311, अर्थात कि 311 भी क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर था 307 और 311 2 अभाज्य संख्या इसमें, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य होने के लिए, 24 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 8 और 3 दोनों से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये संख्या तो 8 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है और 8 के कहीं भी टेबल में 7 नहीं आता है, ठीक है। तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही कट गया। अब 3 से देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल है कि जो भी नंबर्स दिया है उसका डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम करके देख लेते हैं। 4 और 9 13, 13 13 3 16, 16 और 8 24, 24 34, अर्थात ये 3 से डिवाइड है। और ये देखिए 9 9 3 12, 12 12 4 16, 16 3 19, 19 7 26, इसका सम 26 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। ये 8 7 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 29, 29 31 7 37, ये 37 हो जा रहा है इसका टोटल डिजिट का सम। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कटेगा क्योंकि 8 से विभाजित का क्या रूल है कि लास्ट वाला 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट वाला 3 अंक 8 से कटा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 8 एकम 8 बचेगा 1 0, 8 दूना के 10 बचेगा 2 और 4 8 3 के 24, अर्थात ये जो संख्या है 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 4
कि राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपया है। कह रहा है कि यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा तो व्यापार छूट ज्ञात कीजिए, मतलब कि छूट ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 3600 रुपया है, बेचा कितने में, चाहे इसने खरीदा कितने में, तो इसने खरीदा कितने में, तो 2800 रुपये में, 2800 रुपये में खरीदा। डिस्काउंट कितना दिया, कितना डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट का क्या निकालना है, छूट प्रतिशत। तो डिस्काउंट कितना पर डिस्काउंट दिया है, तो 3600 रुपये पर डिस्काउंट दिया है, अगुणे 100। अब इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 से हमारा कट जाएगा, 4 से 200 और 4 से ये 9, तो 200 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 2.222। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.222%, अर्थात हमारा छूट कितना हुआ, 22.2%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है और बी उसे 25 घंटे में भर सकता है और सी उसे 12 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि वे सभी पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो ए कितने समय में भर रहा है, 16 घंटे में, ठीक है। बी कितने में भर रहा है, 25 घंटे में, और सी कितने में भर रहा है, तो 12 घंटे में, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे इसका आसान तरीका ये है कि आप 1 घंटे का एक भाग निकाल लीजिए। तो ए 1 घंटे में कितना करेगा, ये 1 घंटे में कितना 1/16 भाग भर देगा। ये बी 1 घंटे में कितना 1/25 भाग भर देगा, और सी 1 घंटे में कितना 1/12 भाग भर देगा। अब तीनों मिल करके 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकाल लेंगे। ये तीनों 1 घंटे में भर रहे हैं, ये तीनों 1 घंटे में भर रहे हैं, 1/25 प्लस 1/12। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 16 गुणे 25 गुणे 12, 12 में से तो 4 इसमें आ गया। तो एलसीएम निकालने का तरीका यही है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, तो इसमें 16 आ ही गया, 25 आ ही गया, 12 में 4 तो 16 में आ ही गया है, तो 3 बच जाएगा। अब 16 से भागा देंगे इसमें, तो 25 गुणे 3 75 हो जाएगा, प्लस 25 से भागा देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, और प्लस 12 से भागा देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और आपका ये ऐड करेंगे तो 223, बटा में इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200। अर्थात 1 घंटे में तीनों मिल करके 223 बटा में 1200 भाग भर रहा है। तो अब टोटल एक भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 1200 बटा में 223, तो हो जाएगा आपका, इसमें भागा देंगे तो 23 5 115, 1115, 85 बच जाएगा, तो 5.85 बटा में 223 घंटे हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 5.83 बटा 85 बटा में 223, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया है 8624 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई h हो गया, और चूंकि h बराबर r क्या है यहाँ पर दे रखा है, और कह रहा है आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h बराबर कितना 8624 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब चलिए पाई का मान होता है 22 बटा में 7 दे रखा है यहाँ पर, वहीं लिखना है। और r के जगह पे हम h लिख सकते हैं, तो h के स्क्वायर अगुणे h बराबर कितना 8624 सेंटीमीटर क्यूब। अब h क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8624 बटा में 22 और गुणे 7, ठीक है। अब इसको कटाएंगे 11 से, कटा देंगे 11 दूना के 22, फिर 11 सते 77, 11 सते 77 बचेगा 9 और 2 11 8 88, फिर 11 चौके 44, फिर 2 से कटाएंगे 784 को, तो 3 दूना 6, फिर 9 दूना 18 392। एच क्यूब बराबर आ गया 392 और गुणे 7। अब 392 को तोड़ेंगे हम, हो जाएगा 49 गुणे 8, देखिए 9 8 72 के 2 और चौके 32 का 7, 392 गुणे 7। अब देखिए एच क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 7 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, ये जो भी है 7 का क्यूब और गुणे 2 का क्यूब, तो h बराबर हो जाएगा 7 गुणे 2, ये क्यूब रूट है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो
तो 14 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ईशान और मेघना अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान और मेघना दो व्यक्ति हैं, इन दोनों को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ठीक है, ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ईशान कितना चलता है? ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। ईशान को कानपुर पहुँचने में कितना लगते हैं? 12 घंटे। तो कह रहे हैं मेघना को कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं और समय का निकाल लेंगे रेशियो, क्योंकि स्पीड का जो रेशियो होता है समय के रेशियो का ओपोजिट होता है। चाल अनुपात, चाल का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 77:33। 11 से कटाएंगे तो 7:3। और जब चाल का अनुपात 7:3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा 3:7। अर्थात ईशान अगर 3 अनुपात में समय लेता है तो मेघना 7 अनुपात में समय लेगा। तो ईशान का समय कितना है? 12 घंटा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो गया है जाएगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर करने के लिए, 7×4 = 28। मतलब कि चाल का अनुपात आया 7:3, तो समय का अनुपात ऑब्वियसली है कि चाल का उल्टा हो जाएगा, 3:7 होगा। अब 3 के अनुपात में ये 12 घंटे का टाइम लेता है, मतलब कि 4 का रेशियो बनता है, तो इसलिए 7 का मान कितना हो जाएगा? 7×4 = 28 घंटे। अर्थात कि मेघना द्वारा कानपुर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 28 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर लेता है तो उसे केबिन से 9 घंटे का कम समय लगता है। तो सलज की चाल ज्ञात करें। मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि सलज का चाल कितना है? सलज का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और केबिन का x, या इसके नाम से ही मान लीजिए s मान लीजिए, और केबिन का k मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या कह रहा है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक सलज को केबिन से तो दूरी बटा में चाल, केबिन से कितना अधिक समय लगता है? 4 घंटे का अधिक समय लगता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि यहाँ पर यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर लेती है, यदि सलज अपनी चाल क्या कर लेता है? दोगुना, मतलब कि कितना? 2s कर लेता है, तो वह केबिन से 9 घंटे का कम समय लेता है। 9 घंटे का कम समय लेता है। हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें से 182/k का मान निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इधर आ जाएगा, तो 182 माइनस s, 182/s-4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 182/2s बराबर k का 182/k का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से ये 4 कहाँ है? यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 182/s-4 और ये -9 आ गया। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं, तो 182/2s माइनस 182/s बराबर -13। ठीक है, हम तो 2 से इसको कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम s, अब 91 माइनस 182 बराबर -13, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम बचा है तो यहाँ पर कर लेते हैं। 91 माइनस 182 तो -91 अब बटा में ये हो जाएगा s अब बराबर माइनस का 13, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 13 से ही कट जाएगा 7 बिर में, और s कहाँ चल जाएगा? उस साइड, तो s बराबर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। s का ही चाल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिनका वजन कितना है? 40 kg, 49 kg, 56 kg, 73 kg और 38 kg। चलिए, तो औसत क्या होता है? सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। एवरेज हम निकाल लेंगे, 40 + 49 + 56 + 73 + 38 और बटा में 5। ठीक है, हो गया 256 और बटा में 5 से भागा दीजिएगा तो इसका 51.2 हो जाएगा kg। यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये देखिए डेट वाला क्वेश्चन है, इसमें दिन का संख्या निकालने के बाद ही हमारा सही आंसर आएगा। तो सही दिन की संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से समझते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा मूल राशि कितना है, तो 4000 रुपया मूल राशि है। रेट कितना है, तो रेट हमारा है 7.5% प्रति वार्षिक दर। अब समय निकाल लेते हैं, तो समय देखिए 7 फरवरी 2024 से कह रहा है, 7 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक। ध्यान से देखिए 7 अप्रैल 2024, तो 2024 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष होगा तो ये 29 का होगा, तो 7 दिन निकल गया, तो कितना बचा, 22 दिन। मार्च में 31 दिन और प्लस अप्रैल में कितना, ये 8 दिन, अप्रैल में 8 दिन। तो कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, कुल दिनों की संख्या यहाँ पर हो गया 22, 8, 30 और 31 कितना, 61 दिन। कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, 61 दिन। अब हमारा समय भी निकल गया, रेट भी है, मूलधन भी है, साधारण ब्याज निकाल देते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। चूँकि दर यहाँ परसेंट वार्षिक दर दिया है, दर देखिए यहाँ पर वार्षिक दर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर समय को वर्ष में लिखेंगे, तो मूलधन यहाँ पर 4000 हो गया और समय 61 दिन है, तो वर्ष में बदलने के लिए 365 या 366, लेकिन यहाँ चूँकि लीप वर्ष कह रहा है तो 366 से भाग देंगे और गुणे दर 7.5% और बटा में 100, बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये दशमलव जाएगा तो इसका 10 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 0 गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया और 61 छक्के 366 ये 6 बार में गया। अब आपका हो जाएगा 75 गुणे 4 और बटा में 6। 75 से 4 से गुणा करिए 300 आएगा, बटा में 6। अब ये कटेगा 3 6 5 30, तब 50 रुपया। ये यहाँ पे साधारण ब्याज का हो जाएगा 50 रुपया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, संख्याओं 2.7 और 0.096 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए जब भी कुछ संख्या अगर दशमलव में दिया रहता है तो उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले उसको भिन्न में बदल लेते हैं। इसको भिन्न में हम बदलेंगे तो 27 एक दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 96 और बटा में 3 अंक के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 1 और 3 गो जीरो, ठीक है। तो 12 8 96 और ये 125, तो हमारा संख्या जो हो गया, संख्या हो गया 27 बटे 10 और 12 बटे 125। अब इसका एलसीएम निकालना है। अब भिन्न में जो भी दो संख्या अगर भिन्न में दिया रहे और उसका एलसीएम निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। 27 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो 27 में सब 3 3 3 है और 12 में क्या है, 4 गुणे 3 है, तो इसमें से हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 कॉमन, और इसमें 12 में से 4 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 इसमें आ गया ऑलरेडी। और इसका मौसा हम देखेंगे तो 10 और 125 का मौसा कितना हो जाएगा, 10 और 125 दोनों में क्या कॉमन है, तो 10 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 5 और 125 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम देखेंगे इन दोनों में बस एक 5 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 4, मतलब 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 108 बटा में 5। इसको हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि x बराबर एक संख्या है 149 के पावर 0.59 और y बराबर एक संख्या है जिसमें दिया है 149 के पावर 0.94 और एक कंडीशन दिया है कि x के पावर z बराबर y के पावर 6, तो z का मान क्या करना है। तो चलिए लिखते हैं, x बराबर होता है, दिया है 149 के पावर 0.59 और y का मान दिया है 149 के पावर 0.94, y के पावर 6। x का मान दिया है 149 का पावर 0.59 का पावर हो जाएगा यहाँ पर z, और ये हो जाएगा 149 के पावर 0.94 और इसका पावर हो जाएगा 6। a के पावर अगर m का पावर n दिया रहे तो इसका मान जो हो जाता है ये हो जाता है a के पावर m गुणे n हो जाता है। तो हो जाएगा आपको 149 के पावर 0.5
9 गुणे जेड बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 149 का पावर 0.94 और गुणे 6। यदि a का पावर m बराबर a का पावर n है तो m और n क्या होगा बराबर। अगर दो संख्याएं दिया हुआ है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 0.59 गुणे जेड बराबर 0.94 गुणे 6, ये बराबर होगा। तब जेड का मान आ जाएगा आपको 0.94 गुणे 6 बटा में 0.59, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9.559, जो कि लगभग में बराबर होगा 9.56 के, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर के 86:60:24 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 45 और 90 रुपये का लाभ अर्जित होता है तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड दिया है 86:60:24, ठीक है। और कुल लाभ दे रखा है 45 और 90। तो चलिए अब देखिए, तो कुल लाभ इस के अनुपात, ये 86:60 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा और कुल लाभ इतना है, तो निकाल लेते हैं 86 + 60 + 24, इन तीनों का योग, अनुपात का योग, तीनों का जो हिस्सा इस अनुपात में है, इन तीनों का योग कितना होगा 45 और 90। अब ये टोटल अनुपात का योग कितना है 170 अनुपात बराबर हो जाएगा 45 और 90। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 45 और 90 बटा में 170, 10 से 1 0, और एक अनुपात बराबर आ जाएगा, ये कटेगा कितना बार में 27, 17 दूना 34 और 11 9 17 7 19, तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया 27। अब क्या कर रहा है वाई और जेड का बीच का अंतर, वाई और जेड के बीच अंतर, यही नहीं कह रहा है। तो वाई और जेड के बीच का अंतर कितना है, तो वाई का हिस्सा कितना है 60 अनुपात और जेड का हिस्सा कितना है 24 अनुपात। तो 60 अनुपात माइनस 24 अनुपात, तो कितना हो जाएगा 36 अनुपात। मतलब कि हमको 36 अनुपात का आंसर ज्ञात करना है। तो 36 एक अनुपात का मान कितना है 27, तो 36 गुणे 27, ये गुणा करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 972 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। दो लोग मिलकर के एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें कि अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7155 रुपये के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 रुपये अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करें। हमेशा जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लाभ निकाल लेंगे, गौरव का लाभ प्लस अनुभव का लाभ मिला के 7155 रुपये हुआ। अब गौरव का लाभ मान के चलिए कि 100 रुपये है, तो अनुभव का लाभ जो है गौरव के हिस्से से 1431 रुपया है, तो इससे क्या है 1431 रुपया इसका अधिक है। अगर गौरव का x मान लेते हैं तो अनुभव का क्या हो जाएगा x + 1431 बराबर 7155 रुपया बराबर। अब 1431 रुपया उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5724। अब x बराबर हो जाएगा 2862, x का मान कितना आ गया 2862, मतलब कि गौरव का लाभ यहाँ पर कितना हो गया 2862। तो अनुभव का लाभ कितना हो जाएगा, अनुभव का लाभ 2862 प्लस 1431, तो ये हो जाएगा 4293, ठीक है। अब लाभ पता हो गया, ना इन लोगों का हिस्से का रेशियो होगा उतना ही रेशियो में ये लोग निवेश भी करेंगे। तो निवेश रेशियो बराबर लाभ रेशियो, निवेश का अनुपात बराबर लाभ अनुपात। अब यहाँ पे अलग से मान लेते हैं कि गौरव ने 100 रुपया निवेश करता है, ठीक है। तो अनुभव कितना निवेश करता है, अनुभव x प्लस 55,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है। तो अब देखिए निवेश का अनुपात, तो गौरव का निवेश x कितना टाइम के लिए निवेश करता है, तो गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है, तो 5, अनुभव x प्लस 55,000
और ये कितने महीने के लिए निवेश करता है, तो ये 2 महीने के लिए निवेश करता है। इनके लाभ का अनुपात कितना है, तो गौरव का है 2862 और इसका कितना है 4293। ये कटेगा 1431 से 2 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। अब देखिए ये 5x और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x, मल्टीप्लाई होगा तो 4x, आप प्लस 4 से 55,000 में मल्टीप्लाई होगा तो 2,20,000 हो गया। अब ये 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 11x बराबर 2,20,000, ठीक है। अब x बराबर 11 से कट जाएगा 2 बार में तो आपका आ जाएगा 20,000। x बराबर हो जाएगा 20,000 रुपये। पूछ रहा है क्वेश्चन, x किसका है, गौरव का है, हमको बताना किसका है, अनुभव का। तो अनुभव का कितना हो जाएगा, अनुभव का हो जाएगा x प्लस 55,000। तो x का मान आया है 20, तो 20,000 प्लस 55,000, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20 और 55 75,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, 5% मत अवैध पाए गए, तो विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, कुल पंजीकृत मतदाता मान लेते हैं 100, ठीक है। अब मतदान कितने ने किया, मतदान कितनों ने किया, तो 80%, मतलब कि कितना 80। अब चलिए इसमें से 5% वैध मत क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध मत कितना 5%, मतलब कि 80 का 5%, 80 का 5%, क्योंकि इतना ही मतदान हुआ है 80, तो इसका 5% अवैध घोषित हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 80 का 5% कितना हो जाएगा 4 अवैध मत हो गया। तो अब कुल वैध मत कितना हो गया 80 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये 76, ठीक है। विजयी को वैध मत का कितना 75% वोट मिला है, ठीक है। और तो इसलिए अब विजय को 75% वोट मिला है, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है या प्रतिभागी जो है उसको कितना मिलेगा 25% मिलेगा, वही ना वैध मतों का। तो ये 25% मिलेगा। अब इन दोनों का अंतर मतलब कितने से जीत रहा है वो, तो 1805 से, तो अंतर इसका कितना है, अंतर हो जाएगा आपका 75% माइनस 25% बराबर कितना 75% किसका है वैध मत का। अब वैध मत कितना है 76। तो अब देखिए 76 का 75% माइनस 25% कितना हो जाएगा 50% बराबर कितना 1805। अब 76 का 50% बराबर 1805 है, तो 100% कितना हो जाएगा 3610 हो जाएगा। अब चूंकि 76 क्या है कुल वैध मत है, लेकिन हमको तो कुल पंजीकृत मतदाता निकालना है जिसका मान कि 100 है। अब 76 का मान इतना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 3610 बटा में 76 और गुणे 100, ये हमारा 100 का मान हो जाएगा। अब इस 100 का वैल्यू टोटल अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 4750 मतदाता, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4750 मतदाता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 80 के पावर -6 भागे 83 के पावर 16 गुणे 83 के पावर -8 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो भी दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 83 के पावर -6 भागा में दिया है तो उसको भागा में लिख लेते हैं। 83 के पावर 16 फिर हो जाएगा गुणे 83 के पावर -8। अब देखिए नियम क्या है, a के पावर m गुणे a के पावर n है, तो इसका मान जो हो जाएगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। और a के पावर m बटे में a के पावर n है, तो इसका मान हो जाता है a के पावर m माइनस n, ठीक है। अब चलिए तो 83 के पावर -6 और गुणे के 83 के पावर -8 है, 83 के पावर -8 अब बटा में 83 के पावर 16। अब चलिए ध्यान से समझिए, ये दोनों गुणा में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83 के पावर -6 प्लस फिर -8
और फिर बटा में 83 के पावर 16। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 83 के पावर, अब -6 और -8 दोनों प्लस होगा तो कितना हो जाएगा -14 और बटा में 83 के पावर 16। अब देखिए ध्यान से कि 83 के पावर -14 है, ठीक है, -14। अब क्या कर रहा है कि a के पावर m बटे a के पावर n, अगर बेस बराबर है और पावर कुछ भी है दोनों भागा में है तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो -14 और 16 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 83 के पावर -14 और -16 कितना हो जाएगा -30, जो कि आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 13 गुणे कौसेक स्क्वायर थीटा -3 कॉट स्क्वायर थीटा -15 का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। अब ये 1/2 किसका मान होता है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब कि थीटा बराबर हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। अब बस इसी का वैल्यू इसमें रख करके निकाल देंगे। तो 13 गुणे कौसेक स्क्वायर और थीटा का मान क्या है 30 डिग्री -3 गुणे कॉट स्क्वायर थीटा -15, थीटा नहीं सॉरी यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 13 गुणे कौसेक 30 का मान क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणे कॉट 30 का मान कितना होता है √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -15। अब 13 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 3 गुणे √3 का स्क्वायर 3 -15। 13 गुणे 4 कितना हो जाएगा 52 माइनस 3 9 -15, ये हो जाएगा 52 -15 9 24, जिसको कि माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28। ये 28 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने काम छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। नमन कितने दिन में कर रहा है 13 दिन में, उमर कितने दिन में कर रहा है तो ये 4 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। उन्होंने साथ मिलकर काम किया। अब ये नमन 13 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना है 1/13 भाग काम करेगा और उमर एक दिन में कितना है 1/4 भाग काम करेगा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/13, ठीक है, और प्लस 1/4, ये दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, ठीक है। और गुणे 2 दिन काम करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 13, एलसीएम ले लेंगे 52 4 और ये 13 फिर मल्टीप्लाई 2, मतलब 13 4 17 दूना कितना हो गया 34/52। इतना भाग कार्य हो गया तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 34, शेष कार्य कितना बचा कुल कार्य माइनस अभी जो कार्य हो गया है तो ये कितना हो जाएगा 52 - 34, तो 16 और 2 18, 18/52। ये तो नमन पूरा कार्य कितने दिन में करता है, पूरा कार्य 13 दिन में, मतलब एक पूरा कार्य ये 13 दिन में करता है तो 18/52 भाग कार्य कितने दिन में पूरा करेगा तो 18/52 और गुणे 13, 13 4 के 52 और 18 में 2 से भाग जाएगा 2 बार में और ये 4 2 बार में, तो 9/2 ये कितना हो जाएगा 4.5। मतलब कि नमन जो है शेष कार्य पूरा कार्य 13 दिन में करता है तो 18/52 भाग जो शेष कार्य बचता है वो 4.5 दिन में पूरा करेगा। और ये हमारा किस में दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात कितना है 1:8 है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, कोई भी बहुभुज लीजिए, इसका ये आंतरिक कोण हो जाएगा और इसका ये वाला जो क्या हो जाएगा बाह्य कोण। तो कोई भी एक बहुभुज लेंगे तो उसका एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण दोनों का योगफल क्या होगा हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए बाह्य कोण कितना है 1 है और आंतरिक कोण कितना है, आंतरिक कोण कितना है 8 है, ठीक है। अब बाह्य और आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर कितना है 180 डिग्री। तो बाह्य कोण 1 प्लस आंतरिक कोण 8 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 180। तो टोटल 9 बराबर 180, इसका मतलब कि 1 बराबर कितना 20, मतलब कि बाह्य कोण कितना आ गया 20। और चूंकि जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज के सभी
बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी कोई भी आप समबाहुभुज लीजिए, उसके सभी बाहरी अगर कोणों का मान निकालेंगे हम, सभी बाहरी कोणों का अगर हम मान निकालेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो एक कोण का मान है 20, एक कोण का मान है 20 और गुणे भुजाओं की संख्या n, तो जितनी भुजा उतनी कोण बराबर 360। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे में 20, मान कितना आ गया 18, मान कितना आ गया 18। मतलब कि ये जो समबाहुभुज दिया है उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा 18, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या, मान लीजिए कि संख्या क्या है, x है, तो संख्या और संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर रहा है 100, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 2780। 100 से 100 गया, x और x कितना 2x बराबर 2780। तो यहाँ पे x का मान निकाल देंगे, तो 2780 बटा में 2, तो x का मान हो जाएगा 2 से भाग देंगे 1390। तो हमारा ये संख्या क्या हो जाएगा 1390। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही दीजिए। तो देखिए, इसमें दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होता है तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3, पाई का मान दे रखा है यहाँ पर कितना 22/7, 22/7 गुणे आर का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो 22 गुणे 4 कितना हो जाएगा 88, और 11 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा 1331, अब बटा में 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा 21, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए 88 से और 1331 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 71 28, और ये बटा में क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5577.5238। तो हमको दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 5577.52 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1200 रुपये की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए राशि दे रखा है, राशि मूल राशि कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू 1200 रुपये। ठीक है, रेट, रेट कितना दिया है 3%। ध्यान रखना यहाँ पे प्रति माह दिया है, क्या दिया है प्रति माह, और समय, समय, समय क्या दिया है, ये भी 12 महीना, 12 महीना, ये भी क्या दिया है महीना में। रेट भी प्रति माह के हिसाब से दिया है, समय भी 12 महीना में से 12 महीना दिया है, महीना में ही दिया है, तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एसआई निकाल देंगे। एसआई का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 1200 गुणे रेट कितना है, समय कितना है 12, और रेट कितना है 3% प्रति माह, और बटा में 100। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144, और गुणे 3 ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 432 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। एक व्यंजक दिया हुआ है यहाँ पर व्यंजन, और इसको कह रहा है सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से ही पहले लिख लेते हैं हम, 2 × 4/2 x² है माइनस 21x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज x² प्लस 5x माइनस 15 दे रखा है। अब चलिए यहाँ इसको देख लेते हैं हम, 2 × 4/2 ये कितना हो जाएगा 2, तो 2x² माइनस 21x प्लस
15, ठीक है। और ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x², अब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 × 4 20x, अब माइनस और गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 चौके 60 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 4x² माइनस 21 दूना 42x, अब प्लस 15 दूना के 30, इसके बाद माइनस 4x² माइनस 20x और प्लस 60। ये देखिए 4x² प्लस में और 4x² माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 42x और माइनस 20x कितना हो जाएगा, माइनस 62x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 62x, और 30 और 60 ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, और कितना हो जाएगा 90। तो माइनस 62x प्लस 90 इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, और ये जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यहीं हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n × n+1, ठीक है। और n का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 151, ठीक है। हमसे योग तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग और बटा में संख्या, यही ना। तो अब देखिए संख्याओं का योग, तो क्या संख्याओं का योग क्या है, n × n+1 और बटा में संख्या, तो संख्या कितना है n। अब देखिए n का मान कितना है, 151 × 151 और प्लस 1 और बटा में n का मान 151, 151 से 151 कट जाएगा, तो यहाँ पर 151 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 152, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली संख्या क्या है, x है। तो प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो अगर ये x होगा तो इसमें 1 जोड़ेंगे तब दूसरा प्राप्त होगा। तो पहली संख्या अगर x हो गया तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा। आ रहा है बात क्लियर समझ में। अब चलिए प्रश्न से क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल कितना है, तो 210 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x, और 210 को भी इधर ला देंगे, माइनस 210 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², अब ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, x प्लस 15 इंटू x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कि x प्लस 15 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी 0 होगा। तो x बराबर ये -15, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, इसके पीछे कारण है, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या ये माइनस में हम नहीं लेते हैं। जाएगा x बराबर ये -14 है तो उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा। तो x क्या है, पहली संख्या है जो कि छोटी होगी, और दूसरी संख्या क्या होगा, 14 + 1 बराबर 15। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 15। हमसे बड़ी संख्या ही पूछ रहा है तो 15, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यहीं हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री के आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री के आयु के बीच का अंतर कितना होगा। ध्यान से एक एक बात को समझ करके हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेंगे माता की आयु x वर्ष है, ठीक है, और पुत्री की आयु कितना मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है कि माता की आयु का 3 गुना, मतलब कि माता का आयु का 3 गुना उसकी पुत्री के आयु के 5 गुने से अधिक है, कितना, 26 वर्ष। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3x बराबर माता की आयु का 3 गुना पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 अधिक है, तो ये हो जाएगा 5y + 26। अब सेकंड कंडीशन कहता है, सेकंड कंडीशन कि पुत्री की आयु का 2 गुना
माता की आयु से 2 वर्ष कम है। पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2y + 2। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा 3 और गुणे x का मान कितना है 2y + 2 बराबर 5y + 26। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y + 6 5y + 26, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 6y - 5y y बराबर ये 26 और ये +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 26 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20। और ये y किसका है पुत्री की, तो पुत्री की उम्र कितना हो गया 20 वर्ष। और माता की कितना हो जाएगा, माता की आयु कितनी है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 × y के मान 20 + 2 मतलब कितना 42 वर्ष। ठीक है, पुत्री के आ गया 20 वर्ष और माता की आ गया कितना 42 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ रहा है अंतर, हमसे क्या पूछ रहा है अंतर ना, तो अंतर क्या हो जाएगा x - y मतलब कि 42 - 20 कितना हो जाएगा 22 वर्ष। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बहुत ही आसान है कि एक संख्या दिया है 25 और दूसरी संख्या दिया है 16, कह रहा है इसका मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें। अगर दो संख्या a और b दिया रहे तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है √ab। अगर दो संख्या a और b दिया रहे तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है √ab। तो बराबर हो जाएगा रूट और दो संख्या दिया है 25 और 16, तो 25 × 16, तो 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5 और 16 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 4, तो हो जाएगा 5 × 4 कितना 20। और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM 2 और 492 है, उनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। लिख लेते हैं। सबसे पहले HCF दिया है कितना 2, LCM दिया है कितना 492 और एक संख्या दिया है 82, दूसरी संख्या पूछ रहा है कितना होगा। जब भी दो संख्या दिया रहे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या 82 गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है बराबर LCM हमारा है 492 और HCF है 2। तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 492 गुणे 2 बटा में 82, इसे कटाएंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो हमारा दूसरी जो संख्या होगा, दूसरी संख्या 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि किसी संख्या को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य कितना 100। ठीक है, ध्यान से समझेंगे वास्तविक विक्रय मूल्य कितना 100। अब क्या कर रहा है कि 2/5 पर बेचने पर, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि 2/5 पर बेचने पर, 2/5 खाने का मतलब कितना है 40 में बेचने पर 24% का हानि होता है। 24% का हानि होने का मतलब क्या है कि एक्चुअली में उसको जितना क्रय मूल्य होगा उसका 76% मिलेगा। इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है। तो 40 में बेचने पर उसको एक्चुअली में 76% मूल्य प्राप्त होगा। ये 76% क्या है वास्तविक क्रय मूल्य का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24% क्या है हानि है, 24% क्या है हानि है। अब सेकंड कंडीशन कहता है कि यदि उस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए, 100 के 88% पर बेचा जाए
तो 100 के 88%, कहने का मतलब क्या है कि 88 में बेचें तो कितना लाभ प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत एकदम कॉमन सा चीज़ है कि 40 में बेचने पर 76% दाम मिल रहा है, तो 88 में बेचने पर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 76/40 और गुणे 88, जिसको कि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 167.2%। और ये 167.2% क्या है, ये तो हमारा एक्चुअली में जितना दाम लगा हुआ है उसका 167.2% मिलेगा हमको। तो हमारा जो भी दाम लगा होगा, जो भी क्रय मूल्य लगा होगा वो 100% लगा होगा। क्रय मूल्य हमारा क्या लगा होगा, 100% लगा होगा। और इससे ये कितना 67.2% क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। 67.2% क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। तो जो क्रय मूल्य से जितना अधिक मिलता है वहीं हमारा लाभ होता है। तो इसलिए हमारा लाभ क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 67.2%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 रुपये में बेचा गया, मूल्य क्या, अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है, अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है 100 है। 15% का छूट दे दिया, 15% का काट दे दिया छूट। इसका मतलब कि क्या, कितना में बेचा, 100 में से 15% का छूट दे दिया तो कितना 85 में बेचा, 85 में बेचा। और 85 का मान दे रखा है कितना 3400। तो हमारा एक्चुअली में अंकित मूल्य का पूछ रहा है, 100 का मान निकाल लीजिए। तो 85 का मान 3400 है, तो 100 का मान कितना होगा 3400 बटा में 85 और गुणे 100। ठीक है, 17 दूना के 34, 17 पाँचे 85, 5 से कटेगा 20 बार में। और ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 200, 4000 रुपये, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।